रिश्ते हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की कहानी में हम आपको रिश्तों की पहेली में उलझी एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस के बारे में बताएंगे जिसको लेकर पुलिस भी खुद उलझी हुई थी। ये पूरी कहानी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये कहानी सुनने के बाद आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। तो ज्यादा वक्त न जाया करते हुए चलिए हमारी कहानी की तरफ। चलिए कहानी के पहले किरदार राकेश मारिया से कहानी की शुरुआत करते हैं, जो कि 2015 में मुंबई पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे। एक दिन राकेश मारिया के फोन की घंटी बजती है और फोन पर एक शख्स था जिसने शीना बोरा नाम की एक लड़की पिछले 3 साल से गायब है और उसका मर्डर हो चुका है और उसके मर्डर के पीछे उसकी बहन इंद्राणी मुखर्जी का हाथ है। बस इतना कहकर फोन को काट दिया। अब ये सब सुनकर खुद राकेश जी भी दंग रह गए, क्योंकि जो नाम उन्होंने फोन पर सुना था वो कोई छोटा नाम नहीं था। उस समय इंद्राणी मुखर्जी बड़े बिजनेस टाइकून और स्टार इंडिया के सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी थी। अब इतने बड़े नाम पर हाथ डालना आसान तो नहीं था। राकेश मारिया को पता था कि इन लोगों पर बिना किसी पुख्ता सबूत के हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए राकेश मारिया ने एक टीम बनाई जिसमें सिर्फ उनके भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर्स ही थे, जिसकी मदद से इस मामले की खुफिया जांच कराई जाए ताकि कानो कान किसी को भी इसकी भनक तक ना लगे। इस टीम ने जांच शुरू करी और पता लगाया कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में कोई शीना बोरा नाम की लड़की पिछले 3 सालों में गायब हुई है। जांच करने के बाद पता लगा कि रिकॉर्ड्स में तो शीना बोरा नाम की कोई लड़की है ही नहीं जो 3 साल से लापता हो। तब उन्हें लगने लगा कि बिना इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ किए इस मामले में कुछ हासिल होने ही नहीं वाला। लेकिन इत्तफाक से पुलिस को एक कमजोर कड़ी मिल गई। इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर था जिसने 3 साल पहले ही काम छोड़ दिया था, जिसका नाम था श्यामवर। इस ड्राइवर के बारे में सुनकर राकेश जी का माथा ठनका और उन्होंने श्यामवर की कुंडली निकलवाई, जिसमें पुराना कोई क्रिमिनल केस नहीं मिला। लेकिन राकेश मारिया ने श्यामवर के पीछे पुलिस को लगा दिया था। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए। फिर 21 अगस्त 2015 की रात को श्यामवर को पुलिस ने बांद्रा के कार्टर रोड पर जंगल में जाते हुए देखा। पुलिस ने उसका पीछा किया। जैसे ही श्यामवर को पता चला कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, वो घबरा गया और वो वहां से भागने लगा। ये देखकर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक देसी कट्टा और 3 कारतूस मिले और मुंबई पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद श्यामवर से पूछताछ करी गई। थोड़ा दबाव देने के बाद श्यामवर सब उगल देता है और बताता है कि इंद्राणी मुखर्जी ने उसे 5 लाख रुपयों का लालच दिया था और अपनी बहन शीना बोरा के मर्डर के प्लान में शामिल किया था। पुलिस उस पर दबाव डालती है और वो पूरी कहानी बताने के लिए तैयार हो जाता है। श्यामवर बताता है कि 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी 23 अप्रैल 2012 को यूके से मुंबई पहुंचती है और अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल 2012 की शाम को शीना बोरा को मिलने के लिए बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास एक अमरसंस नाम की शॉप है, वहां बुलाती है। 24 अप्रैल 2012 की शाम को इंद्राणी मुखर्जी और ड्राइवर श्यामवर एक मेटालिक ग्रे कलर की ओपल ओपरा कार में बैठकर बांद्रा में अमरसंस शोरूम के पास पहुंचते हैं और एक कार इंद्राणी ने स्पेशली शीना बोरा के मर्डर के लिए ही 5000 में किराए पर ली थी। जब ड्राइवर इंद्राणी मुखर्जी के साथ वहां पहुंचा तब उसे पता चला कि संजीव खन्ना का एक शख्स पहले से ही वहां पर है और वो भी मर्डर में शामिल है। अब संजीव खन्ना के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये तीनों लोग शीना बोरा के आने का इंतजार कर रहे थे। शाम के 6:40 पर शीना बोरा भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद इंद्राणी शीना को बड़े ही प्यार से गले लगाती है और उसे पीने के लिए पानी की एक बोतल देती है, जिसमें उसने पहले से ही बेहोशी की दवा मिलाकर रखी थी।
शीना उस बोतल में से पानी पीती है और फिर इंद्राणी और शीना दोनों अमरसंस शोरूम के अंदर चले जाते हैं। दरअसल शीना को एक साड़ी और एक डायमंड रिंग दिलाने का बहाना बनाकर ही इंद्राणी ने उसे बुलाया था। आधे घंटे बाद ये दोनों शोरूम से एक साड़ी खरीदकर बाहर आते हैं और कार में बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद इंद्राणी के कहने पर शाम्बर गाड़ी को बांद्रा के पाली हिल्स की तरफ मोड़ देता है, जहां बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहा करते हैं। कार के अंदर इंद्राणी और शीना पीछे वाली सीट पर बैठे थे और आगे शाम्बर और संजीव खन्ना बैठे हुए थे। शीना शाम्बर और संजीव को पहले से ही जानती थी, तो उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। अब इंद्राणी शीना को बातों में लगाने लगी और कुछ समय बाद ही दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और शीना बात करते करते बेहोश होने लगी। जिसके बाद इंद्राणी के कहने पर शाम्बर गाड़ी को सुनसान रास्ते पर ले जाकर रोक देता है और फिर शाम्बर और संजीव खन्ना गाड़ी से उतरकर शीना के पास आ जाते हैं। उसके बाद संजीव शीना, जो कि बेहोशी की हालत में थी, उसके बाल पकड़ता है और शाम्बर उसका मुंह दबा देता है। तभी इंद्राणी अपने ही हाथों से उसका गला दबाने लगती है, जिसकी वजह से शीना होश में आ जाती है और छटपटाने लगती है। लेकिन 3 लोगों के आगे वो अकेली कुछ भी नहीं कर पाती और इंद्राणी उसका गला तब तक दबाती रही जब तक उसकी सांसें रुक ना गई। इसके बाद तीनों शीना की लाश को गाड़ी में लेकर चल पड़ते हैं। संजीव खन्ना अपने होटल हिलटॉप में चला जाता है, जबकि इंद्राणी और शाम्बर होटल ताजलैंड्स की पार्किंग में चले जाते हैं। वहां से इंद्राणी शाम्बर को मार्लो की हाउसिंग सोसाइटी में चलने के लिए बोलती है और रास्ते में संजीव को पिक कर लेती है। मार्लो पहुंचकर जहां इंद्राणी का गैरेज था, वहां गाड़ी रोककर वे शीना की लाश को एक बड़े सूटकेस में डालते हैं और गैराज के अंदर रख देते हैं। इसके बाद संजीव अपने होटल के लिए निकल जाता है और शाम्बर अपने क्वार्टर में चला जाता है और इंद्राणी भी अपने होटल में चली जाती है। अब शीना की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान इंद्राणी के दिमाग में सेट था। अगले दिन सुबह 4 बजे सभी गैराज पर इकट्ठा हुए और शीना की लाश को सीट पर बिठाकर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में 10 लीटर पेट्रोल लेकर वो 100 किलोमीटर का सफर तय करके गगोधर नाम की जगह, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई थी, वहां पहुंच जाते हैं। तभी इंद्राणी गाड़ी में से वो जूते निकालती है जो उसने प्लान के तहत मंगवाए थे, ताकि वहां आसपास की मिट्टी चिपक कर उनके साथ ना चली जाए। सब जूते बदलकर शीना की लाश को लेकर जंगल में चले जाते हैं और पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा देते हैं। कुछ ही देर बाद वो वहां से निकल जाते हैं और बांद्रा के महबूब स्टूडियो के पास कैफे कॉफी डे में जाकर कॉफी पीते हैं। वहीं इंद्राणी शाम्बर को 5,000 रुपए देती है और उसे गाड़ी को अच्छे से साफ करने के लिए बोलती है और इसके साथ ही गाड़ी में रखे एक पार्सल, जो कि इंद्राणी ने कुछ दिन पहले ही मंगवाया था, उसको संभाल कर रखने के लिए बोलती है। जिसके बाद शाम्बर वहां से चला जाता है। इसके बाद इंद्राणी और संजीव कोलकाता में स्थित संजीव के घर पर चले जाते हैं, क्योंकि इंद्राणी का प्लान था कि जो जूते उनके पास थे वो उन्हें संजीव के घर पर छिपा देगी। इधर शाम्बर गाड़ी की साफ सफाई करवाकर इंद्राणी के घर पहुंचता है, जहां उसे इंद्राणी के घर की साफ सफाई करने वाला नौकर प्रदीप वाघमरे मिलता है, जिसे इंद्राणी के कहने पर शाम्बर वही बैग प्रदीप को दे देता है जिसमें शीना बोरा की लाश रखी हुई थी, ताकि बैग इस्तेमाल में आ जाए और सारे सबूत मिट जाएं। और प्रदीप तो नया बैग मिलने की खुशी में पागल ही हो गया था। फिर कुछ दिनों तक इंद्राणी और पीटर मुखर्जी को शाम्बर उसी किराए की गाड़ी में लाने ले जाने के बाद वापस कंपनी में भिजवा देता है। अभी तक शाम्बर ने वो पार्सल अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। फिर कुछ दिनों बाद नवंबर 2012 में शाम्बर नौकरी छोड़कर अपने गांव चला जाता है और पार्सल अपने पास संभाल कर रखता है। कुछ समय के बाद शाम्बर के मन में पार्सल को खोलने की जिज्ञासा उठती है और जब वो उसे खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है,
क्योंकि उस पार्सल में एक देसी कट्टा और 3 कारतूस रखे हुए थे। फिर श्यामवर इंद्राणी से बात करना चाहता था, लेकिन इंद्राणी के देश से बाहर होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। और जब 3 साल बाद वो उस असला को जंगल में ठिकाने लगाने जाता है, तब वहीं उसे पुलिस दबोच लेती है और ये सारी कहानी बाहर आ जाती है। तो ये तो थी पूरी कहानी जो आपके सामने है, लेकिन अभी भी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे वो ये है कि इंद्राणी ने ये सब आखिर किया क्यों। अब इस सवाल का जवाब पाने के लिए चलते हैं पुलिस की इंद्राणी के साथ हुई पूछताछ पर। अब इंद्राणी जैसे ही अगस्त 2015 को इंग्लैंड से भारत पहुंचती है, तब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले जाती है। और इसी के साथ ही पुलिस ने श्यामवर, संजीव और इंद्राणी के 3 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और पता चला कि श्यामवर ने जो जानकारी दी थी वो कॉल रिकॉर्ड्स उनके अनुसार ही थे। जिसके बाद पुलिस इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन ले जाती है और ये खबर मीडिया में फैल जाती है और पुलिस स्टेशन के आगे मीडिया इकट्ठा होने लग जाती है। इंद्राणी से पूछताछ चल ही रही थी कि कहानी में एक अजीब सा मोड़ आ गया और ये सब हुआ एक खबर के कारण, जो कि ये थी कि शीना बोरा इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। ये खबर आते ही हर जगह सनसनी फैल जाती है। फिर अगले दिन पुलिस कोलकाता पहुंचकर संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार करती है। जब मुंबई पुलिस स्टेशन में इन तीनों को आमने सामने किया जाता है, तब ये पूरी गुत्थी सुलझने लगती है। इस पूरी कहानी में रिश्तों और लालच का एक ऐसा पेंच फंसा था जिसने 25 साल की एक नौजवान लड़की शीना बोरा की जान ले ली। और इन रिश्तों के पेच को समझने के लिए आपको इंद्राणी के कॉलेज के समय में जाना पड़ेगा। इंद्राणी 12वीं की पढ़ाई करने के लिए गुवाहाटी से शिलोंग पहुंच गई, जहां उसने लेडी कीन कॉलेज में दाखिला लिया। और क्योंकि शिलोंग गुवाहाटी से काफी दूर था, इसीलिए वो लेडी कीन कॉलेज के हॉस्टल में ही रहने लगी। और वहीं हॉस्टल में रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से होती है और ये दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे। इसके बाद 1985 में इंद्राणी अपना 12th का एग्जाम देने के बाद सिद्धार्थ से शादी करके अपने माता पिता के पास चली जाती है और वहीं पास में एक किराए के मकान में रहने लगती है। अब चूंकि सिद्धार्थ तो कुछ करता नहीं था, तो इंद्राणी के माता पिता ही उसका खर्च उठाया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद 11 फरवरी 1987 को इंद्राणी अपने पहले बच्चे यानी शीना बोरा को जन्म देती है और वो भी सिर्फ 15 की उम्र में। कुछ ही समय बाद इंद्राणी और सिद्धार्थ के बीच अनबन होने लगती है, क्योंकि सिद्धार्थ कुछ करता नहीं था और इंद्राणी हमेशा से ही अमीर बनना चाहती थी। फिर कुछ ही समय बाद 1978 में वो अपने अगले बच्चे मिखाइल को जन्म देती है। अब दोनों बच्चों को पालने का बोझ अकेली इंद्राणी पर ही आ जाता है, जिससे उसे लगने लगता है कि सिद्धार्थ को चुनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके चलते उसने ये सब कुछ छोड़ने का फैसला किया और जून 1990 में अपने आगे की पढ़ाई का हवाला देकर दोनों बच्चों और अपने पति को छोड़कर वो कोलकाता आ गई और यहाँ पर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन संजीव खन्ना से हुई, जो कि उस समय काफी पैसे वाला था, जिसके बाद इंद्राणी उसके साथ संपर्क बनाने लगी। इसके बाद संजीव भी इंद्राणी की खूबसूरती का दीवाना होने लगा। देखते ही देखते इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके चलते मार्च 1983 में इन दोनों ने शादी करी। लेकिन इंद्राणी ने संजीव को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताया और इधर इंद्राणी के माता पिता ने इंद्राणी के बच्चों को कानूनन गोद ले लिया। अब इंद्राणी का उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगा और इन्हीं सब के चलते उसने साल 1996 में INX सर्विसेज नाम की एक HR फर्म की शुरुआत करी। इसी बीच इंद्राणी अगस्त 1997 में अपनी तीसरी संतान विधि को जन्म देती है, लेकिन दुनिया की नजरों में ये उसकी पहली संतान थी। अब धीरे धीरे इंद्राणी का बिजनेस कामयाब होने लगा तो वो उसकी नई ब्रांचेस खोलने लगी। 2001 में वो मुंबई पहुंच जाती है और वहां से उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेती है,
क्योंकि वहां पहुंचकर उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े और ताकतवर नाम से होती है, जो था पीटर मुखर्जी। उस वक्त वो स्टार इंडिया के सीईओ थे। वो पीटर मुखर्जी ही थे जो कौन बनेगा करोड़पति और क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे प्रोग्राम्स लेकर आए थे और स्टार इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया था। इंद्राणी को पता था कि इतने बड़े नाम के साए में रहना उसके बिजनेस को कामयाबी पर ले आएगा। इसीलिए इंद्राणी ने पीटर के साथ भी नजदीकी बनाना शुरू कर दिया और अपने दूसरे पति संजीव से तलाक की अर्जी डाल दी। उस समय पीटर का भी उनकी लाइफ से तलाक का मामला चल रहा था। फिर कुछ ही समय साथ बिताने के बाद इंद्राणी पीटर के साथ उसके मार्लो वाले फ्लैट में रहने लगी और इसके बाद वो अपनी दूसरी शादी जो कि संजीव खन्ना के साथ हुई थी उसके बारे में पीटर को बता देती है, लेकिन अपनी पहली शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसी फ्लैट में वो अपनी तीसरी बेटी विधि को भी ले आती है। अब कुछ ही समय बाद नवंबर 2002 में इंद्राणी और पीटर शादी कर लेते हैं और इंद्राणी के साथ साथ पीटर उसकी बेटी विधि को भी अपना नाम दे देता है। लेकिन इससे संजीव बिल्कुल भी खुश नहीं था और इस बारे में इंद्राणी और संजीव की बहुत बहस हुई। लेकिन इंद्राणी संजीव को दहेज के केस में फंसाने की धमकी देकर चुप करा देता है। अब इंद्राणी अपनी मर्जी की जिंदगी जैसे कि वो जीना चाहती थी वो जी रही थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इंद्राणी का पिछला कल वापस से उसकी जिंदगी में आने लगता है। अखबार में जब इंद्राणी के माता पिता इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की फोटो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि उनकी बेटी अब बहुत कामयाब हो चुकी है और साथ ही उनका बुढ़ापा शुरू हो गया है। तभी वो दोनों शीना और मिखाइल की पढ़ाई के लिए मदद मांगने के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं। ये चिट्ठी देखकर इंद्राणी शीना और मिखाइल को कोलकाता बुलाती है और उन्हें कहती है कि वो उनका सारा खर्च उठाने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि उन दोनों को उसे मां नहीं बल्कि बहन बोलना होगा, क्योंकि इंद्राणी अपना सच किसी भी हालत में बाहर नहीं आने देना चाहती थी। अब दोनों मान जाते हैं और इंद्राणी पीटर और सभी लोगों से शीना और मिखाइल को भी भाई और बहन कहकर ही मिलवाती है। इसके बाद इंद्राणी मिखाइल को बैंगलोर इंटरनेशनल स्कूल भेज देती है और शीना बोरा को सेंट जेवियर कॉलेज में भिजवा देती है। अब सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। पीटर और इंद्राणी एक नए मुकाम पर पहुंच गए थे और पहले से और भी ज्यादा फेमस और ताकतवर बन गए थे। अब कभी कभी शीना बोरा इंद्राणी से उसके फ्लैट पर मिलने आ जाया करती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन एक दिन शीना बोरा की मुलाकात पीटर मुखर्जी के बेटे जो कि पीटर और उसकी पहली वाइफ शबनम सिंह का बेटा थी उससे होती है। दरअसल पीटर मुखर्जी की अपनी पहली बीवी शबनम से 2 बच्चे थे, एक रवीन मुखर्जी और एक राहुल मुखर्जी। राहुल 2008 में ही इंग्लैंड से मुंबई वापस लौटा था और कुछ वक्त के लिए अपने पिता पीटर मुखर्जी के साथ रहने के लिए मार्लो में ठहरा था और तभी एक दिन उसकी मुलाकात शीना बोरा से होती है। इंद्राणी मुखर्जी राहुल से भी शीना को अपनी बहन बताकर ही मुलाकात करवाती है, पर क्योंकि राहुल और शीना दोनों हमउम्र थे इसलिए दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अक्सर ही मिलने जुलने लगते हैं। लगभग 2 साल के बाद इंद्राणी और पीटर को बिजनेस में नुकसान होने लगा तो दोनों अपने शेयर्स बेचकर अपनी बेटी विधि के साथ यूके शिफ्ट हो गए और इधर राहुल मुखर्जी और शीना बोरा के बीच संबंध बढ़ने लगे। जैसे ही इंद्राणी और पीटर को इसका पता चला उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि दुनिया के सामने शीना इंद्राणी की बहन थी और उस हिसाब से तो शीना राहुल की मौसी लगी। लेकिन सच तो ये था कि शीना राहुल की मौसी नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन थी। लेकिन ये रिश्ता दोनों ही तरीके से गलत था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जब ये दोनों नहीं माने तो इंद्राणी को ये डर सा लगने लगा कि कहीं शीना उसकी पोल ना खोल दे और वो इन दोनों को अलग करने के बारे में सोचने लगी। लेकिन समझने की बजाय शीना और राहुल एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे।
फिर एक दिन इंद्राणी शीना को उसके फ्लैट से जबरदस्ती खींचकर अपने माता पिता के पास गुवाहाटी ले गई और दोबारा राहुल से मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही राहुल शीना को अपनी मां के घर ले आया और लगभग 2 साल बाद शीना की मुंबई मेट्रो में जॉब लग गई, जिसके बाद दोनों फिर से वापस मुंबई आ गए। इंद्राणी अब भी इन दोनों को अलग करने में लगी हुई थी और शीना को धमकी भी देती है कि वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगी। लेकिन इसके बावजूद राहुल और शीना बोरा ने 2011 में सगाई तक कर ली और कहा कि अगले साल वो शादी भी कर रहे हैं। अब इंद्राणी को ये बात खटकने लगी, क्योंकि इंद्राणी नहीं चाहती थी कि पीटर का पैसा उसके अलावा और किसी को भी मिले और पीटर अपनी प्रॉपर्टी का काफी हिस्सा अपने बेटे राहुल के नाम करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो शीना करोड़ों की मालकिन बन जाती, जो कि इंद्राणी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी बात थी जो कि इंद्राणी को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। कंपनी के शेयर्स बेचने के बाद इंद्राणी ने शीना बोरा के नाम पर 900 करोड़ रुपए सिंगापुर में 9 अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए थे। और जब इंद्राणी ने शीना से इनकी मांग करी तो शीना ने कुछ शर्त रखी कि वो ऐसा तभी करेगी जब इंद्राणी उसे एक 3 BHK फ्लैट, एक डायमंड रिंग और एक कार गिफ्ट करेगी। अब इंद्राणी को गुस्सा आने लगा और वो शीना को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। ये सारा प्लान उसने यूके में बनाया और संजीव खन्ना को उसने ये कहकर इस प्लान में शामिल किया कि अगर शीना मर जाती है तो सारी जायदाद उसकी बेटी विधि के नाम हो जाएगी। और इसके बाद ड्राइवर श्यामवर को उसने 5 लाख रुपयों का लालच देकर प्लान में शामिल कर लिया। यूके से आने के बाद और मर्डर से ठीक 1 दिन पहले उसने प्लान के लिए सारी चीजें इकट्ठा कर ली और शीना की लाश को ठिकाने लगाने का स्पॉट भी डिसाइड किया। लेकिन जो प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था वो था शीना को मर्डर स्पॉट तक बुलाना, क्योंकि रिश्तों की कड़वाहट के चलते दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। लेकिन प्लान बनाने के बाद से ही इंद्राणी ने शीना को लालच देना और प्यारी प्यारी बातों से फुसलाना शुरू कर दिया था। और मर्डर की रात उसने शीना को ये कहकर बुलाया कि वो उसे एक साड़ी और डायमंड रिंग दिलवाने के लिए बुला रही है, जिसे सुनकर शीना मान गई और मर्डर स्पॉट पर आने के लिए तैयार भी हो गई। और राहुल खुद शीना को अमरसंस के सामने छोड़कर चला जाता है। उसके बाद की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन इस कहानी में एक मर्डर और शामिल होने वाला था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था, लेकिन अपनी सूझबूझ के कारण वो बच जाता है। चलिए गेस कीजिए कि दूसरा मर्डर किसका होने वाला था और हमें कमेंट में बताइए, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के आखिर में देंगे। फिलहाल बात करते हैं कि इस पूरी पूछताछ के बाद क्या हुआ। इंद्राणी, संजीव और श्यामवर से पूछताछ के बाद बात आती है कि पुलिस के आगे दिए हुए बयान को कोर्ट नहीं मानता, इसलिए पुलिस को शीना की लाश का पता लगाना बहुत ही जरूरी हो गया। तभी पुलिस शीना की लाश के बारे में जानकारी जुटाने लगती है और पता चलता है कि 3 साल पहले उस जगह पर एक 25 साल की लड़की की लाश मिली थी। तभी पुलिस शीना की लाश के बारे में जानकारी जुटाने लगती है और पता चलता है कि 3 साल पहले उस जगह पर एक 25 साल की लड़की की लाश मिली थी जो जली हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे वहीं पास में दबा दिया था। अब पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ढूंढना, क्योंकि उस बात को 3 साल बीत चुके थे। तब वहां की पुलिस ने अपने पाटिल को बुलाया, जिसका नाम था गणेश धेने, जिसने उन्हें उस लाश की जानकारी दी थी। दोस्तों, पाटिल उसे कहा जाता है जो शख्स वहां का लोकल हो और आसपास हो रही हरकतों की जानकारी पुलिस को देता हो। आप उसे पुलिस का मुखबिर भी बुला सकते हैं। अब गणेश के आने के बाद भी लाश को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब उसने लाश को देखा था तब गर्मियों का मौसम था और जब पुलिस उसे ढूंढ रही थी तब बरसात का मौसम था। गणेश को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से याद थी कि उसने लाश को एक आम के पेड़ के नीचे ही दफनाया था। अब ऐसे मौसम में वहां बहुत सारे आम के पेड़ उग चुके थे, जिससे ये पता कर पाना बहुत ही मुश्किल था कि किस पेड़ के नीचे ही शीना की लाश मौजूद है।
लेकिन 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शीना की लाश को खोज लिया जाता है, जिसके बाद लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाया गया और जिसके बाद उसका डीएनए टेस्ट हुआ, जो कि इंद्राणी मुखर्जी के डीएनए से मैच कर गया। इसी के बाद कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना को दोषी करार दिया गया, लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक शख्स को और दोषी करार दिया गया, वो था पीटर मुखर्जी। क्योंकि थोड़ी और छानबीन के बाद पुलिस ने पाया कि इंद्राणी मुखर्जी इस मर्डर की पल पल की जानकारी पीटर मुखर्जी को फोन पर दे रही थी और पीटर मुखर्जी ने शीना के मर्डर की प्लानिंग में भी इंद्राणी का साथ दिया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस कहानी में एक और मर्डर किसका होने वाला था। उम्मीद करते हैं कि आपने अंदाजा सही लगाया होगा। तो दोस्तों, जो दूसरा मर्डर होने वाला था वो था शीना बोरा के भाई मिखाइल बोरा का। मर्डर की रात इंद्राणी ने मिखाइल को भी अपने पास मुंबई बुलाया था। शीना का मर्डर होने के बाद इंद्राणी को एक कॉल आता है, जो कि मिखाइल का था, कि वो मुंबई पहुंच चुका है। तभी इंद्राणी उसे मार्लो स्थित उसके फ्लैट में जाने के लिए बोलती है। मर्डर के बाद जब इंद्राणी अपने फ्लैट गई तो उसने वो ही नशीली दवाई मिखाइल को भी पिलाई और इंद्राणी उसे जबरदस्ती शराब पिलाने लगी। मिखाइल ने भी थोड़ी सी शराब पी ली कि तभी उसने कमरे में संजीव खन्ना और श्यामवर को देखा। संजीव खन्ना को देखते ही वो बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि संजीव खन्ना को देखकर उसे उस पर हुआ खौफनाक दृश्य याद आ गया। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जब मिखाइल बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा था तो एक दिन इंद्राणी उससे मिलने के लिए मुंबई बुला लेती है और संजीव खन्ना से मिलवाती है और कहती है कि ये उसका क्लाइंट है और वही उसे मुंबई में घुमाएगा फिराएगा। अगले ही रात संजीव उसे पब में लेकर जाता है और उसे वो शराब के नशे में धुत कर देता है और जब वो बेहोश होता है तो उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो एक कमरे में बंद है और उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसे कोई इंजेक्शन लगा रहा है और उसे वहीं पर बंद कर देता है। और जब वो कैसे ना कैसे करके वहां से निकलता है तो उसे पकड़कर मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये सब कुछ इंद्राणी मुखर्जी के कहने पर ही हुआ था। तो अब वो अपनी सारी शराब जो इंद्राणी उसे पिला रही थी उसे सबसे छुपाकर गिराना शुरू कर देता है। जब वो काफी समय के बाद भी बेहोश नहीं हुआ तो संजीव और इंद्राणी बालकनी में जाकर कुछ बात करते हैं कि ये तो बेहोश ही नहीं हो रहा है। तब संजीव कहता है कि इसे बाद में देख लेंगे, पहले शीना की बॉडी को ठिकाना लगाना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुबह तक कैसे ना कैसे करके मिखाइल अपने आप को होश में रखता है। अगली सुबह 4:30 बजे इंद्राणी शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकलती है और जाते जाते मिखाइल को कहती है कि दरवाजा अंदर से बंद मत करना। तभी मिखाइल का शक और भी गहरा हो जाता है और उनके जाते ही वो फटाक से दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और जैसे ही उसे लगा कि वो लोग चले गए हैं तो वो भी वहां से निकलकर अपने नाना नानी के घर के लिए निकल जाता है और अपनी सूझबूझ से अपनी जान को बचा लेता है, नहीं तो मरने का अगला नंबर उसका ही हो सकता था। आपको हम बता देते हैं कि ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी कहानी के कई मोड़ हैं। पहले तो 2019 में इंद्राणी और पीटर मुखर्जी एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और उसके बाद 6 फरवरी 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीटर को ये कहकर जमानत दी कि उसका इस केस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। फिर कई बार इंद्राणी ने कई अलग अलग कहानियां भी बनाई कि शीना अभी तक जिंदा है और जम्मू में है, और कभी उसने सारा इल्जाम पीटर पर लगाने की बात कही और कभी मिखाइल पर। इसके अलावा उसने कई बार जमानत की याचिका भी लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। फिर 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये केस ट्रायल पर है और 6 साल तक कोई फैसला नहीं आया है और इंद्राणी काफी लंबा समय पहले ही जेल में बिता चुकी है, इसीलिए उसे कुछ शर्तों पर जमानत दे देता है। फिलहाल पीटर और इंद्राणी मुखर्जी जमानत पर बाहर आते हैं और संजीव खन्ना अभी भी जेल में ही है और ये केस अंडर ट्रायल है। तो देखते हैं कब और क्या फैसला आता है, उसके मुताबिक ही आगे कुछ कहा जा सकता है। तो ये थी एक मासूम शीना बोरा के मर्डर की मिस्ट्री।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस फेमस कहानी के बारे में नहीं पता है। साथ ही ऐसी ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।